दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 351 से लेकर 375 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो 351 क्वेश्चन नंबर है, पट्टचित्र एक प्रकार की पेंटिंग है, किस राज्य की है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन होना चाहिए पट्टचित्र ये एक प्रकार की पेंटिंग है, किस राज्य में की जाती है। तो जो वस्त्र बनाए जाते हैं उस पे विभिन्न टाइप की डिजाइन की जाती है, उन्हीं में से एक है पट्टचित्र। तो पट्टचित्र भारत के उड़ीसा राज्य में की जाती है। तो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पूरा भारत का देख लेते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, कलकत्ता क्षेत्र में काली घाट पेंटिंग प्रसिद्ध है। काली घाट, तो आपके एग्जाम में पूछा जाए काली घाट कहाँ की पेंटिंग है प्रसिद्ध, तो काली घाट जो पेंटिंग की जाती है वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है। अब नीचे उतर आइए, यहाँ उड़ीसा, तो ये पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन है? आपका उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा में अभी आपको बताए कौन पेंटिंग फेमस है, तो पट्टचित्र पेंटिंग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में पट्टचित्र पेंटिंग फेमस है। उसके नीचे उतर के आइए तो आपका आंध्र प्रदेश में कलमकारी लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकारी पेंटिंग प्रसिद्ध है। उसके बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दो याद रखिएगा, यहाँ एक जिला भी है तंजौर और कोल्लम। तंजौर और कोल्लम पूछा जाए तो तमिलनाडु ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हमने इधर भारत का आपको बताए, यहाँ काली घाट और उसके बाद उड़ीसा का पट्टचित्र, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का कलमकारी और तमिलनाडु का तंजौर व कोल्लम चित्रकारी प्रसिद्ध है। अब हम पश्चिम भारत का पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं। पहले लखनऊ वाले क्षेत्र में, जो आपका ये लखनऊ है, लखनऊ में चिकनकारी काफ़ी यूपी की प्रसिद्ध है, और यूपी से लगा हुआ या बिहार है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान इधर पीछे देख लेते हैं, तो राजस्थान में मंडाना व फन, राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में मंडाना व फन दो प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर की जाती। उसके बाद नीचे उतर के आइए तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा। ये महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग प्रसिद्ध है, पिछले वाले वीडियो में इसका बताए भी हैं। तो अगर महाराष्ट्र का पूछे तो वारली हो जाएगा। मध्य प्रदेश का यहाँ पूछे तो गोंड व बाघ चित्रकारी, मध्य प्रदेश में गोंड व बाघ चित्रकारी प्रसिद्ध है। और उसके बाद कर्नाटक में, यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक में रंग चित्रकारी, यहाँ जो ऑप्शन में भी है तो कर्नाटक में रंग चित्रकारी प्रसिद्ध है। अब तेलंगाना, यहाँ आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना है, और तेलंगाना में चेरियाल पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो इतनी पेंटिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक छूट रहा है, ये आपका यानी गुजरात, तो गुजरात में ध्यान रखिएगा पिथौरा, गुजरात में पिथौरा पेंटिंग क्या है? प्रसिद्ध है। गुजरात में कौन सी? तो गुजरात में पिथौरा। और ऊपर पंजाब में फूलकारी पेंटिंग प्रसिद्ध है। और पंजाब के बगल ही है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में आरोप चित्रकारी प्रसिद्ध है। तो ये वस्त्रों पर की जाती है। तो हमने आपको सारे बता दिए। तो दिया गया ऑप्शन में क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तुकला गुप्त काल की नहीं है? गुप्त काल आप देखते हो कि वास्तुकला की दृष्टि से गुप्त काल, प्राचीन भारत में आप देखोगे गुप्त कला साहित्य का काल अगर देखा जाए तो ये इसी को यानी गोल्डन एज या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में वास्तुकला के रूप में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। उसी में गुप्त काल का इसमें पूछ रहा, तो गुप्त काल में जो पहला ऑप्शन है ये गुप्त काल की है। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, सीटेड बुद्धा एट सारनाथ। अब यहाँ सारनाथ की बात हो रही है तो हम कुछ चीज़ जान लेते। ये वही सारनाथ है, सारनाथ जो बनारस में है, और इसी
आज का वाराणसी या बनारस सारनाथ के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था और यहीं पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम सरमन या उपदेश दिया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश पूछे तब आंसर आप क्या लगाइएगा, श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब यहाँ सारनाथ में ध्यान रखिएगा आपके 3 स्तूप सबसे काम के हैं। तो एक है आपका सांची का स्तूप, दूसरा है धामेख स्तूप और तीसरा है चौखंडी स्तूप। तो ये 3 आपके स्तूप ध्यान रखिएगा, ये आपके कहाँ, सारनाथ में है, सांची, धामेख और चौखंडी। अब इसमें अगला भरहुत स्तूप ऑप्शन में दिया है। तो भरहुत स्तूप ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतना जिले में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अगला समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और अगला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार 26-27। अब मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख किया गया है, जिनमें समानता की अधिकार की बात की जाए तो समानता 14 से लेकर 18 है। उसके बाद 19 से लेकर 22 से स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके बाद 23 और 24 से क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और उसके बाद अगला 25 से लेकर 28 इसी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। और उसके बाद 29 और 30 ये आपके अल्पसंख्यकों के अधिकारों की इसमें बात की गई है। और 32 जो है इसी को अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा था। इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब एक बार ऑप्शन देखोगे तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध 2 आर्टिकल 23 व 24 में 23 में यानी बलात्, श्रम व बेगार की मनाही की गई है और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाना या अन्य खतरनाक उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है जुलाई 19, ये आपकी 8 जुलाई 1946 को ध्यान रखिएगा, 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था, जिनमें कितने याद रखिएगा 8 सदस्य शामिल थे। 8 सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन पूछ रहा कौन इसमें शामिल नहीं था, तो उसको याद रखना बहुत आसान है। आपको जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें 8 कौन कौन मेंबर थे वो आपको बताते हैं कि 8 मेंबर कौन कौन आपके उसमें शामिल थे जो कमेटी का गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका अय्यर थे, सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कमेटी जो गठित हुई थी उसके थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। टोटल 8 थे। तो अब कितना बचा है, अब 8 में से नेहरू को निकाल दीजिए, 7 बचे और 7 का नाम हम देखते हैं कौन कौन 7 अन्य सदस्य थे। तो 7 में सबसे पहले हम लिखते हैं अली, 3 का पैर, 3 और 1 पैर बना के याद करिए। तो एक आपका अली अयंगर मुंशी, अली नाम का कोई व्यक्ति था, अली अयंगर मुंशी, ये 3 एक साथ नाम याद रखिए, अली अयंगर मुंशी। 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा अली अयंगर मुंशी। तो यहाँ अली आसफ अली की बात हो रही, अयंगर तो इसमें गोपाला स्वामी अयंगर की बात हो रही, मुंशी के.एम. मुंशी की बात हो रही है। तो 3 नाम आपको याद हो गए होंगे, अली अयंगर मुंशी, अली अयंगर मुंशी यानी कि आसफ अली, अयंगर गोपाला स्वामी अयंगर, मुंशी के.एम. मुंशी। तो इसमें अली अयंगर मुंशी। अब 4 नाम और बचे हैं तो उनका नाम याद रखिएगा, शाह संथानम गाडगिल कबीर, शाह संथानम गाडगिल कबीर। तो एक अगर 7 नाम एक साथ बोलिए तो अली अयंगर मुंशी, शाह संथानम गाडगिल कबीर। तो यहाँ शाह का मतलब केटी शाह है,
संथानम मतलब के संथानम है, और गाडगिल का मतलब डीआर गाडगिल है, और ये कबीर का मतलब एक कबीर वो कबीर नहीं है, ये आपके हुमायूं कबीर हैं। हुमायूं कबीर हैं। तो ये 8 सदस्यों की एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन हुआ था। तो पूरे नाम एक साथ बोलोगे तो अली अयंगर मुंशी, 3 नाम एक साथ, अली अयंगर मुंशी, शाह संतानम गाडगिल कबीर, और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो ये 8 नाम आपको एक साथ याद हो जाएंगे, अली अयंगर मुंशी, शाह संतानम गाडगिल कबीर, अली अयंगर मुंशी, शाह संतानम गाडगिल कबीर। तो ये एक साथ बोलिए तो आपके तुक के साथ याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। अब इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो दिल्ली में की गई, ये भी आगे पूछ सकता है। 20 से 22 जुलाई 1946 को इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में होती है। फिर 15 से 17 अगस्त अगली बैठक पूछा जाए तो 15 से 17 अगस्त इसकी अगली बैठक बॉम्बे में की जाती है। कहाँ? बॉम्बे में इसकी अगली बैठक होती है। कब? 15 से 17 अगस्त 1946 को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेष समिति के सदस्य कौन कौन? तो 8 थे। जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद फिर हमने कहा अली अयंगर मुंशी, शाह संतानम गाडगिल कबीर। तो ऐसे 2-3 बार बोलोगे। तो आइए, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें अंबेडकर नाम नहीं आया, यही क्या है? गलत है। बाकी के.एम. मुंशी, अभी आपको बताया के.एम. मुंशी थे, और उसके बाद हुमायूं कबीर भी थे, के.टी. शाह भी थे। तो ये आपके नाम बताइए ही हैं। कौन? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो अली अयंगर मुंशी, शाह संतानम गाडगिल कबीर। तो ये 7 थे, और जवाहरलाल नेहरू 8 लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ शब्द यूज किया गया मंत्रिपरिषद, ये ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती? लोकसभा। यहाँ आपके एग्जाम में संसद क्वेश्चन दे के गलत कर देगा। याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? वो लोकसभा के प्रति होती है। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई है? ये आर्टिकल 75 में लिखी गई है, 75 में लिखी गई। अन्य ऑप्शन पे विचार कर लेते। 70 में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित कोई शंका व संदेह होता है तो शंका व विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 70 में बात की गई। 78 में कहा गया भारत सरकार के जितने भी कामकाज हैं कार्यपालिका के, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। ये आपके किस में कहा गया? 78। ये आपका किस में कहा गया? यानी 77 में कहा गया। यहाँ एक ऑप्शन ये 77 का मतलब समस्त कार्यपालिका के काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, इस 77 में कहा गया। उसके बाद यहाँ 78 आया। 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि अगर भारत का राष्ट्रपति कोई भी सूचना मांगता है तो उस सूचना को उपलब्ध करवाए। और दूसरा, अगर कोई मंत्री भी अगर कोई निर्णय ले लिया है और उसमें मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह मशविरा नहीं किया, वो भी सूचना देना। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि इस प्रकार की सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाई जाए। ये बात 78 में की गई है। तो हमने आर्टिकल 77 भी बता दिए, 78 भी बता दिए। अब बच्चा 76। तो 76 में कहा गया महान्यायवादी का उल्लेख किस में किया गया है? आपके 76 में किया गया है। अब यहाँ बात 76 भी हमने डिस्कस कर दिया, 75 भी कर दिया, और उसके बाद फिर 74 एक आर्टिकल बचता है। 74 में क्या कहा गया कि जो प्रधानमंत्री होगा इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और ये प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के
पर्यंत पद धारण करेंगे, वो ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल आपके सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। और उसके बाद एक और बचता 79 से आपकी विधायिका शुरू हो जाती है। 79 में संसद का उल्लेख किया गया और संसद कहा गया 3 चीज़ों से बनेगी, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन और राष्ट्रपति। इन 3 से मिलकर पार्लियामेंट का गठन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो दिया गया कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आंसर आप लगा दीजिए अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? इस टाइप के क्वेश्चन पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है एग्जाम में, जैसे पिछली बार पीसीएस 2020 में पूछा गया था मानवाधिकार अध्यक्ष का क्रोनोलॉजी, ये पूछा गया था कौन से मानवाधिकार के अध्यक्ष, महिला आयोग है उसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो उसमें 4-5 नाम दिया था, उसमें छांटना था। तो ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष के नाम भी पूछा जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम सबको पता होगा, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष इनका नाम क्या था? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिरला साहब है, ओम प्रकाश बिरला। और सबसे पहले कौन थे? जीबी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिए। अब हम जो आपको नाम बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है। जो नाम उसी ट्रिक से याद करिएगा, आपके सारे नाम याद हो जाएंगे, वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है। पहला क्या, आपकी लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। माल आया हुकुम रेड्डी, माल आया हुकुम रेड्डी, माल आया हुकुम रेड्डी, माल आया हुकुम रेड्डी। हुकुम रेड्डी एक मालिक है, उसका नौकर बता रहा कि माल आया हुकुम रेड्डी, अपने मालिक को सूचित कर रहा कि माल आया हुकुम रेड्डी। तो यहाँ देखो, माल से जीबी मावलंकर हो जाएगा पहला नाम, जीबी मावलंकर। आया से यम्मे अयंगर, आया से अयंगर हो गया, तो ये दूसरा नाम हो गया। तो ये पहला नाम क्या हो गया? माल आया हुकुम रेड्डी। तो पहला नाम हो गया जीबी मावलंकर और दूसरा हो गया यम्मे अयंगर। और हुकुम से आपका हो गया कौन सा? हुकुम सिंह। और रेड्डी से हो गया नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो कितने नाम आपके? बिल्कुल क्रोनोलॉजी है, इसी के बाद ये नाम आते गए हैं। तो आपके 1 2 3 4। तो माल आया हुकुम रेड्डी, मालिक का नाम हुकुम रेड्डी, उसका नौकर बता रहा है कि माल आ गया है। तो क्या बोलता आकर के अपने यानी मालिक से कि माल आया हुकुम रेड्डी, माल आया हुकुम रेड्डी। तो आपका क्या? जीबी मावलंकर, यम्मे अयंगर, हुकुम सिंह और रेड्डी का मतलब नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ से आपके 4 नाम याद हुए। अब आगे, इसके आगे कौन कौन हैं? तो उसके लिए जो अगली लाइन है, गुरु राम ने हैजा बारा, यानी हैजा बीमारी होती, हैजा बीमारी आ गई तो गुरु राम ने उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, बाढ़ दिया। बाढ़ का मतलब जला दिया। तो अगली जो ट्रिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु राम ने हैजा बारा, गुरु राम ने हैजा बारा। तो पहला क्या हमने बताया? पहली लाइन थी माल आया हुकुम रेड्डी, उसके आगे गुरु राम ने हैजा बारा। तो यहाँ गुरु से क्या है? गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, गुरु से है गुरु दयाल सिंह ढिल्लो। तो 3 बार रिपीट किया, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। और उसके बाद राम से है बलीराम भगत, इसको ध्यान रखिएगा, बलीराम भगत। और ने से है नीलम संजीव रेड्डी, ये 2 बार बने, इसके पहले भी आया था तो 2 बार बने हैं। तो नी से हो गया नीलम संजीव रेड्डी। अब यहाँ आइए, हैजा से हो गया एक नाम। अब इसको हैजा से ध्यान रखिएगा, के.एस. हेगड़े, यानी इससे क्या हो गया? के.एस. हेगड़े आपके क्या हो गया? हैजा से। और 12 से 2 नाम हैं, ध्यान रखिएगा, 12। तो यहाँ बा से हो गया बलराम जाखरा, और 12 रा से आपका हो जाएगा रवि राम। अब एक बार पूरा लाइन लिख रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। हमने क्या बताया? गुरु राम ने हैजा बारा, तो इसके गुरु दयाल सिंह ढिल्लो,
और राम से बताए बलिराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, हैजा से KS हेगड़े, और उसके बाद 12 से बलराम जाखड़, और रा से रवि राम। रा से क्या हो जाएगा, रवि राम हो जाएगा। तो ये आपके इतने नाम यहाँ से याद हो गए। तो एक बार पूरी 2 लाइनें हमने बताई है, एक लाइन लास्ट बताएंगे, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो पहली लाइन बताया, माल आया हुकुम रेड्डी, यानी नौकर अपने मालिक को बता के जाता है, हुकुम रेड्डी उनका नाम है, कि माल आया हुकुम रेड्डी, माल आया हुकुम रेड्डी। फिर दूसरी लाइन है, गुरु राम ने हैजा बारा, गुरु राम ने हैजा बारा, और गुरु राम ने हैजा बारा मतलब हैजा खत्म। तो क्या हुआ, शिव संग योगी जोश में आकर सोमचट पिया, यानी तुरंत क्या किया, अब देर नहीं लगाए, शिव संग योगी। अगला है शिव संग योगी, शिव संग योगी, शिव संग योगी जोश में आकर, जोश में आकर, शिव संग योगी जोश में आकर सोम चट पिया, सोम चट पिया, सोम चट पिया। अब यहाँ देखिए, शिवराज पाटिल, यहाँ शिव से है शिवराज पाटिल, और संग से है PA संगमा, और योगी से है GMC बाला योगी। GMC ये वर्तमान मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये GMC बाला योगी, पहले भी हुई है बाला योगी। और जोश में मनोहर जोशी, मनोहर जोशी। तो ये जोशी आपका कौन है, मनोहर जोशी, जोश मनोहर जोशी, मनोहर जोशी। उसके बाद आइए अगला देखते हैं, और उसके बाद सोमनाथ चटर्जी। यहाँ सोम चटर्जी का मतलब है सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यानी आपका शिवराज पाटिल, PA संगमा, GMC बाला योगी, और फिर जोशी से आपका हो जाएगा मनोहर जोशी। और उसके बाद आपका ये यहाँ सोम चटर्जी पे आइए, तो सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी। इसके बाद फिर आपका कौन है, मीरा कुमार, मीरा कुमार, और मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, ये नाम आप जानते हो। मीरा कुमार इधर वाले आप जानते हो, मीरा कुमार, और मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, और सुमित्रा महाजन के बाद वर्तमान में ओम बिरला। तो सारे नाम आपके आ चुके, सारे नाम आ चुके। तो एक बार फिर से अगर आप ट्रिक रिपीट करोगे तो क्या थी, माल आया हुकुम रेड्डी, गुरु राम ने हैजा बारा, माल आया रेड्डी, गुरु राम ने हैजा बारा, शिवसंग योगी जोश में आकर सोमचट पिया। तो ये 2-3 बार आप अगर बोलोगे तो सारे नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। माल आया हुकुम रेड्डी, गुरु राम ने हैजा बारा, शिवसंग योगी जोश में आकर सोमचट पिया। शिवसंग योगी, जब आपकी हैजा खत्म हो गई तो यानी जो शिव थे वो शिवसंग योगी जोश में आकर सोमचट पिया। तो अब आइए आप इस पे विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? KV सुंदरम, क्या नाम इसमें आया? कहीं नहीं आया, यही आपका गलत है। बाकी आपको बताई ही है। गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये थे, बलराम भगत ये भी थे, हुकुम सिंह ये भी थे। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखो, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, इसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, उसके महासचिव भी रहे हैं, उसके महासचिव भी रहे हैं। तो ये नाम कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। इनका कब रहे महासचिव अध्यक्ष? या 1983 से लेकर 1986 के बीच ये क्या रहे हैं? ये आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं। अब यहाँ राष्ट्रपतियों की बात आई है तो राष्ट्रपतियों को भी यहाँ निपटा लेते हैं कि आपके कौन कौन राष्ट्रपति, उनका क्रोनोलॉजी क्या क्या रहा है। तो आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले आपको पहले राष्ट्रपति का नाम सबको पता होता है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसको भी बाय ट्रिक हम लोग याद करेंगे, क्योंकि तुरंत तो आपके नाम याद कर लोगे, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप भूल जाते हैं। तो प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, तो देखो पहली लाइन है प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, यहाँ समझिएगा।
तो इसमें जयशंकर प्रसाद, ये मत समझ लीजिएगा, ये प्रसाद कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 1952 से लेकर 62 10 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ये 62 से लेकर 67 5 सालों तक रहते हैं। और उसके बाद फिर आपका 67 के बाद जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 2 साल तक 1967 से लेकर के 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद यहाँ यम हिदायतुल्ला, अगर इसकी बात करें, यहाँ आप समझिएगा, पहली लाइन हमने क्या लिखा, पहली लाइन लिखा प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, प्रसाद पल्ली जाकर गिरे। अब यहाँ समझिएगा जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद फिर आपका जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन के बाद फिर आपका जाकिर हुसैन के बाद ध्यान रखिएगा फिर कौन है, बीबी गिरी। अब यहाँ समझिएगा जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी आए, और बीबी गिरी के बाद आपका हिदायतुल्ला आए हैं, हिदायतुल्ला, और हिदायतुल्ला के बाद बीबी गिरी फिर से आए हैं। तो ये हमने क्या बताया कि पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आपका जाकिर हुसैन 2 साल तक रहते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। फिर बीबी गिरी 1900 यानी 67 से 69 जाकिर हुसैन, और उसके बाद आपका 1969 में कुछ महीनों के लिए ये आपके बीबी गिरी रहते हैं। लेकिन बीबी गिरी क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि अगला राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला, इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, और उसके बाद फिर बीबी गिरी बनते हैं 69 में बनते हैं, और 69 के बाद फिर 74 तक बीबी गिरी रहते हैं। तो 74 तक आपने समझ लिया कि प्रसाद पल्ली जाकर गिरे। तो ये 1952 से लेकर 74 तक के राष्ट्रपतियों का क्रम हो गया। पहला पूछे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, अगला बीबी गिरी, अगला यम हिदायतुल्ला, और यम हिदायतुल्ला के बाद फिर बीबी गिरी दोबारा आते हैं। उसके बाद अगला जो ऑर्डर है, अली जात नहीं ज्ञानी, अली जात नहीं ज्ञानी, अली जात नहीं ज्ञानी। तो यहाँ अली कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 3 सालों तक 1974 से 77 रहते हैं। और जाति का मतलब बीडी जत्ती केवल एक कार्यवाहक बनते हैं 1977 कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर नीलम सज्जीव नहीं से आपका हो जाएगा नीलम सज्जीव रेड्डी, और नीलम सज्जीव रेड्डी 77 से 82 के बीच ये क्या हैं, 77 से 82 के बीच रहते हैं। और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा ज्ञानी से हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह रहते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आपका अली जात नहीं ज्ञानी, पहला आपका बताइए प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, अली जात नहीं ज्ञानी। उसके बाद लास्ट वाली जो लाइनें हैं, रमा शंकर नारायण और कलाम से पतली गली में मिले। अगली लाइनें हैं रमा शंकर नारायण और कलाम से पतली गली में जाकर मिले। अब यहाँ आइए, इसमें कौन कौन आपके हो जाएगा, पतली गली, रमा शंकर नारायण और कलाम से पतली गली में मिले। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब आपके कौन कौन नाम है, यहाँ रमा शंकर से आपका ये आपका हो जाएगा रामास्वामी वेंकट रमन, ये 87 तक हो चुका था, 87 से 92 रमा शंकर, रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, के आर नारायणन 97 से 2002, और उसके बाद 2002 के बाद आपका 2002 से 2007 आपके कौन हो जाएंगे, कलाम साहब। और उसके बाद फिर आपका प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद अब रामनाथ
कोविंद। तो प्रणब मुखर्जी ये 7 से 12 और 12 से 17 और उसके बाद वो प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा पाटिल 7 से 12 हैं और उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 17 और उसके बाद फिर रामनाथ कोविंद सबसे लास्ट हैं। रामनाथ कोविंद ये आपका कितना हो जाएगा 2017 से ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत के हैं। तो आपकी लाइनें अगर ध्यान देंगे पूरी आपकी याद हो जाएंगी। प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, लाइनें क्या हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, प्रसाद पल्ली जाकर गिरे, अली जात नहीं ज्ञानी, अली जाति नहीं ज्ञानी। फिर रमा शंकर नारायण और कलाम से, रमा शंकर नारायण और कलाम से, पहले नारायण आएगा फिर कलाम, नारायण और कलाम से पतली गली में मिले। अब यहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आपका जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, उसके बाद फिर हिदायतुल्लाह, ध्यान रखिएगा, और हिदायतुल्लाह के बाद फिर बीबी गिरी, उसकी कहानी पीछे बताए हैं, और फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बीडी जत्ती, और फिर आपका नीलम सज्जीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, और फिर आपका रामा सामी वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, फिर आपका एपीजे अब्दुल कलाम, और उसके बाद फिर प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद आपका रामनाथ कोविंद। ये सारे राष्ट्रपतियों का क्रोनोलॉजी है। अभी जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह ये महासचिव भी रहे हैं। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तब एनी बेसेंट हो जाता, और एनी बेसेंट किस 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और कानपुर का 1925 में अधिवेशन होता है, उसमें भारत की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1916 का लखनऊ जो अधिवेशन होता है, इसमें गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग ये सब एक साथ शामिल हो जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता मजूमदार के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ, इलाहाबाद नहीं था, 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था। अहमदाबाद, तो ये ध्यान रखिएगा, 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन है, ये आपका गलत छप गया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, ये 1912 का बांकीपुर बिहार अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता आर्यन मधोलकर के द्वारा की जाती है। आर्यन मधोलकर के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? एवो ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 का बताई दिए हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 का हुआ एकमात्र अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। उसके बाद आइए, फैजपुर अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मैजनी इटली की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? तो उर्दू में अनुवाद करने वाले थे लाला लाजपत राय। यहाँ कुछ अन्य लोगों का नाम आया है, तो बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल अरविंदो घोष से गरम दल के नेता थे, ध्यान रखिएगा। पाल के द्वारा बुक लिखी गई, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, जो 2 बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चरित कथा पूछा जाए किसके? बिपिन चंद्र पाल की है, और दूसरी द सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया। ये 2 पुस्तकें ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है। अरविंदो घोष को द लाइफ ऑफ डिवाइन, इनकी द लाइफ ऑफ डिवाइन ध्यान रखिएगा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद फिर आइए, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य लिखा है, गीता रहस्य, ये ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में। मैडम भीकाजी कामा ने प्रथम तिरंगा झंडा ये 1904 नहीं बल्कि 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या किया था, स्टुटगार्ट में इनके द्वारा झंडा फहराया गया था। तो ये सी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। गदर पार्टी मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था अमेरिका के, ये सही है। अगला है, चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, तो ये सम्मानित किए थे महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला 1920 का अवध किसान सभा का संयोजन यानी इसका सृजन कहाँ हुआ, तो ये आपका यूपी के प्रतापगढ़ जिले में इसका संगठन किया गया था। कहाँ, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम युग का महाकाव्य नहीं है, तो हमने बताए थे 3 संगम महाकाव्य हुए। पहला आपका मदुरै में हुआ, पहला के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं। दूसरा कपाटपुरम में हुआ। दूसरे में हमने कहा था कि 2 महाकाव्य जो दूसरा हुआ उसमें एक बुक लिखी गई जो हमने कहा था व्याकरण, तमिल व्याकरण कहलाती है तोलकप्पियम, और तोलकप्पियम को लिखा तोलकप्पियन ने। उसके बाद तीसरे में हमने कहा था 2 महाकाव्य लिखे गए, उनमें से एक महाकाव्य हमने कहा था कौन सा है, तो वो आपका शिलप्पादिकारम है जिसको आदिगल इलंगो ने लिखा, और दूसरा कौन सा है, दूसरा मणि मेखलाई है जिसको शीतल सत्यनारायण ने लिखा। फिर इसी में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो तीसरा संगम हुआ उसमें 8 कविताओं की कविता, जो 8 रचनाओं का संकलन किया गया उसी को क्या कहा गया, एत्तु थोक्कै कहा गया। 10 का संकलन पत्तु पातु कहलाया, और 18 का संकलन यानी पठी या पद नेन कील कनंकु के नाम से जाना गया था। ये बातें हमने बताया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, और एक और ध्यान रखिएगा इसी में जीवक चिंतामणि भी ये आपका किससे संबंधित है, इसी तमिल महाकाव्य से है। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा एलादी महाकाव्य का संबंध इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपके दिए हैं जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक दिए गए। तो जो ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ऋषभ से वृषभ, तो इसका क्या प्रतीक था, वृषभ था, यानी ये गलत है, पहला गज नहीं था। संभवनाथ का था सही है। अभिनंदन नाथ का कपि था, ये भी सही सुमेलित है। सुमतिनाथ का क्रौंच था, ये भी सही सुमेलित है। अगला, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया, तो 7 इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। वो 7 भाग कौन थे, तो इसने कहा दार्शनिक, तो एक वर्ग दार्शनिक का था, दूसरा था उत्पादक का, तीसरा था अहीर का, चौथा था कारीगर का, कारीगर। तो उत्पादक, दार्शनिक, उत्पादक, अहीर, कारीगर। अब 4 हो गए, अब 3 और बचे हैं। एक था आपका सैनिक वर्ग, और सैनिक के बाद फिर एक था निरीक्षक का। इस 7 भागों में इन्होंने बांटा था, और एक था काउंसिलर यानी सभासद का। तो इस 7 वर्गों में उन्होंने मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। अगला, निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि नहीं धारण किया था, तो अमीर उल उमरा ये भी उपाधि धारण किया था। सुल्तान आजक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ये 3 उपाधियां इसकी प्रमुख थी। ये उपाधि जो सुल्तान हमजा इसके द्वारा धारण नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वो कौन था, तो ध्यान रखिएगा वो आपका था खानदेश। खानदेश ने जैसे मुगल साम्राज्य से दूत गया वैसे उन्होंने अपनी अधीनता, मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अगला, कौन सही सुमेलित नहीं है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ, बल्क का युद्ध 1636 नहीं बल्कि 1646-47 में हुआ। तो ये वाला सी ऑप्शन गलत है। खानावा का युद्ध 1527 में हुआ, पानीपत का 1526 और फिर 27 में खानावा का हुआ था। अगला, कौन सी गेहूं की प्रजाति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं की प्रजाति इसमें पूसा सुगंधा 5 नहीं है क्योंकि ये धान की है। पूसा सुगंधा 5 किसकी है, धान की है। बाकी गोमती, भवानी, देश रत्न ये आपके तीनों गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला, निम्नलिखित में से नदी और उसकी सहायक नदियां कौन पेयर गलत है, ये आपकी यहाँ दिया हुआ है
आपका सुबनसिरी, दामोदर सुबनसिरी से नहीं मिलती है, और सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यही क्या है, गलत है। बाकी गंगा, सरयू, सरयू गंगा की सहायक नदी है, लोहित ब्रह्मपुत्र की है, भीमा कृष्णा की है, तो बाकी सही सुमेलित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी राज्यों के साथ सही सुमेलित नहीं है? नल सरोवर गुजरात में, सही बात है। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, लेकिन अबोहर ये आपका फजिल्का जिला पंजाब के वहाँ पर ये स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य। असम में नहीं है, असम में काजीरंगा मानस है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम की विवाह प्रचलित था? तो अनुलोम विवाह का मतलब हुआ जब आपका उच्च वर्ण का यानी उच्च वर्ग का बॉय हो और आपका गर्ल किसकी निम्न जाति की हो, तो इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसी का उल्टा कर दो, यानी गर्ल जो होनी चाहिए वो आपकी उच्च जाति की और जो बॉय हो वो निम्न जाति का हो, तो इसी को यानी क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसमें आपका प्रचलित था? तो बुक्सा, किसमें? बुक्सा जनजाति में भारत में प्रचलित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार नहीं है? तो भारत के मैप में देखोगे तो ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपका उड़ीसा, इनको जब शामिल कर लेते हैं तो इसी को छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता। तो इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है? अगला, साइप्रस निकोसिया सही है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन सही है, वेनेजुएला इसकी किरबाती नहीं, इसकी कराकास राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास है। माराकैबो यहाँ पर झील है जो पेट्रोलियम, वेनेजुएला में ही माराकैबो झील है जो पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। बाकी कोलंबिया की राजधानी बगोटो है, बोगोटा, तो ये सही है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। आप लोग इसको शेयर कीजिए और आपका सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।